ओके, तो अब हम पढ़ने लगे हैं अबाउट चिकन पॉक्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चिकन पॉक्स एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मीन्स एग्जाम्पल, मुझे अभी फ्लू हुआ है। अब अगर मैं किसी भी नॉर्मल इंसान के सामने कफिंग करती हूँ या स्नीजिंग करती हूँ, तो फिर मेरे माउथ की सिक्रीशंस भी उस इंसान तक स्प्रेड हो सकती हैं, और अगर ऐसा हो जाएगा तो वो इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, राइट। तो चिकन पॉक्स एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि या तो ओरोफेरेंजियल या तो म्यूकस सिक्रीशन की वजह से स्प्रेड हो रहा है, राइट। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी में हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है? टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो विंटर में ज़्यादा इसके केस देखने को मिलते हैं। प्लेस की अगर हम बात करें तो ओवर क्राउडेड जो जगह होती है वहाँ पर इसके केस ज़्यादा होते हैं। अब ऑफ कोर्स ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होंगे, ज़्यादा करीब होंगे, तो इसी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा और सिक्रेशन स्प्रेड होंगी और इन्फेक्शन होगा। फिर अगर पर्सन के हिसाब से बात करें तो चिकन पॉक्स बच्चों के अंदर कॉमन है। तो 10 साल से छोटे जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर आपको चिकन पॉक्स देखने को मिलता है, और उसके बाद लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाती है। एंड दिस इज द रीजन कि बच्चों के अंदर कॉमन है कि बचपन में ये एक बार हो जाती है, उसके बाद फिर लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाती है। तो आपको अडल्ट में बहुत कम इसके केस देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट्स की, तो कौन है जो कि चिकन पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस, ये एक हर्पीस वायरस है जो कि चिकन पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बचपन में आपको ये वायरस अटैक करेगा, आपको चिकन पॉक्स हो गया, आपको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल गई। लेकिन कुछ केसेस में ये जो वायरस है ये अपनी डोरमेंट स्टेज में चला जाता है आपकी ब्रेन के अंदर, जो क्रेनियल नर्व्स है उसके अंदर। ठीक है, फिर जब भी उस इंसान की इम्यूनिटी कम होगी या फिर आपके ये जो वायरस है उसको आसपास का एनवायरनमेंट सूटेबल लगेगा, तो ये वापस से इन्फेक्शन करेगा, और इस बार ये क्या करवाएगा? शिंगल्स करवाएगा। ये शिंगल्स जो होते हैं वो रैशेस तो होते ही हैं, लेकिन वो बहुत पेनफुल होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स नर्व्स को इनर्वेट कर लिया है। तो अब ये जो होंगे ये बहुत पेनफुल होंगे, राइट। तो अभी तक हमने क्या बात की है? हमने बात की है कि चिकन पॉक्स एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कि ओरोफेरिंजियल या फिर म्यूकस सिक्रेशन की वजह से स्प्रेड हो रहा है। फिर हमने कहा है कि ये आपके पास विंटर्स में ओवर क्राउडेड जगह पे छोटे जो बच्चे हैं उनके अंदर कॉमन है, और फिर लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाती है। फिर मैंने कहा कि जो वायरस है वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस, ये रिस्पॉन्सिबल है जो कि कुछ केस में डोर्मेंट स्टेज में चला जाता है, और फिर बाद में अडल्ट को जाके वो शिंगल्स करवाता है। ठीक है? और ये जो शिंगल्स होते हैं ये बहुत पेनफुल रैशेज़ होते हैं। आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, यानी कि कब तक ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक स्प्रेड होता है। तो ये आपको याद करना है कि 2 डेज़ बिफोर एंड 5 डेज़ आफ्टर रैशेज़। अब ये बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर लो। एग्ज़ाम्पल, मुझे आज रैशेज़ हुए हैं, तो 2 दिन पहले तक रैशेज़, 2 दिन पहले तक, और अभी रैशेज़ मुझे हो गए हैं, तो 5 दिन बाद तक मैं इन्फेक्ट कर सकती हूँ अपनी सिक्रीशन में वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस को, राइट? तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कितना है? 2 डेज़ बिफोर एंड 5 डेज़ आफ्टर रैशेज़। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। इसके क्लिनिकल फीचर्स को हमने 3 स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहली कहलाती है प्री इरप्टिव स्टेज, फिर होती है इरप्टिव स्टेज, और फिर आता है रैपिड इवोल्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री इरप्टिव स्टेज की। इस स्टेज के अंदर ना सिर्फ हल्का-फुल्का फीवर होता है और मसल पेन होता है। बच्चों के अंदर 24 आवर्स तक चलता है और बड़ों के अंदर 2 से 3 दिन तक चलता है। उसके बाद आपके पास होता है इरप्टिव स्टेज। इसमें एक्चुअली में रैशेज़ होंगे, ठीक है? तो पहले फीवर हुआ, मलेस हुआ, बच्चों के अंदर 24 आवर्स तक चला और बड़ों के अंदर 2 से 3 दिन तक ये स्टेज चला। उसके बाद अब उसे रैशेज़ हो गए बॉडी पे। अब ये रैशेज़ कैसे होते हैं? सेंट्रीपिटली होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रंक पे होते हैं, पाम और सोल्स पे नहीं होते ये रैशेज़, और नेक में होंगे और एक्सिलरी रीजन में होंगे। अब ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको याद करनी है। जब मैं आपको स्मॉल पॉक्स पढ़ाऊँगी तो वहाँ मैं बताऊँगी कि वहाँ पे सेंट्रीपिटली नहीं होते, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगली होते हैं। वहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं होते, वहाँ पे एसिमेट्रिकल होते हैं, और वहाँ पे पाम एंड सोल्स पे प्रेज़ेंट होते हैं, और जो कि आपके चिकन पॉक्स में नहीं होते। तो इस तरह करके आप इन 2 टाइप के पॉक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। स्मॉल पॉक्स की बेस्ट बात ये है कि वो पाकिस्तान से एरेडिकेट हो गया है, तो हो सकता है कि हमें कोई भी केस इसका देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि आपका चिकन पॉक्स के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं, सही है? फिर आपके पास मैंने कहा प्री इरप्टिव स्टेज है जिसके अंदर फीवर और मलेरिया हुआ, फिर इरप्टिव स्टेज के अंदर रैशेज़ हो गए। अब आपके पास थर्ड आपका स्टेज आ गया जिसको आप बोल रहे हो रैपिड इवोल्यूशन। इसके अंदर आपके जो रैशेज़ हैं अब वो जाना शुरू हो गए हैं। तो पहले वो मैक्यूल में कन्वर्ट होंगे, फिर पेप्यूल में होंगे, फिर वेसिकल, फिर पिस्ट्यूल, और फिर क्लस्टिंग हो गया, फिर स्किन में स्कैबिंग होना शुरू हो जाएगी, और आपको क्या मिलेगा? एक टाइम पे आपको जो बिल्कुल स्किन है, नॉर्मल स्किन, वो मिल जाएगी, ठीक है? अभी सारे टाइप के आपको जो रैशेज़ की डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो आपको देखने को मिल रही है ना, इसे हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिज़म, और ये बहुत फेवरेट एमसीक्यू है आपके टीचर्स का। बहुत पूछा जाता है ये कि प्लियोमॉर्फिज़म किस डिज़ीज़ के अंदर देखने को मिलती है? तो आपने जस्ट बता देना है कि चिकन पॉक्स के अंदर आपको प्लियोमॉर्फिज़म देखने को मिलती है। जिसके प्लियोमॉर्फिज़म क्या है? आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ रैशेज़ देखने को मिलेंगे एट डिफरेंट टाइम, ठीक है? या एट द सेम टाइम।
अच्छा, इसके बाद आपको ये भी याद रखना है जो कि एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपने चिकन पॉक्स के पेशेंट को कभी भी एस्पिरिन नहीं देनी होती। एस्पिरिन एक ड्रग है जो कि आप पढ़ोगे अपनी फार्मा में, वो आपने नहीं देनी होती। अगर आप वो ड्रग दे दोगे उस पेशेंट को तो उसको रेस सिंड्रोम हो जाएगा और रेस सिंड्रोम के अंदर लिवर की डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाती है और एन्सेफेलोपैथी मीन्स आपका ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएगा। सही है? तो जो भी चिकन पॉक्स का पेशेंट है उसको एस्पिरिन नहीं देनी वरना ये सिंड्रोम हो जाएगा। एमसीक्यू कुछ भी बन सकता है तो आपने ये सारी बातें याद रखनी है। इसके बाद प्रिवेंशन की बात करते हैं जो कि आपको कम्युनिटी मेडिसिन में मेनली पता होना चाहिए कि आप डिज़ीज़ को प्रिवेंट कैसे करोगे, सही है? तो सबसे पहले तो प्रोफाइलैक्सिकली आपने टेट्रासाइक्लिन दे देना है, ये एक एंटीबायोटिक है, जो आप पढ़ोगे अपनी फार्मा में, सही है? तो वो दे देनी है। वैक्सीन की टाइप कौन-सी होगी? कुछ वैक्सीन्स होती हैं जिनके अंदर वायरस होता है, वो किल्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं किल्ड वैक्सीन। एक कुछ कुछ होती है जिसके अंदर वायरस को किल नहीं किया जाता, उसे हम कहते हैं लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन। तो आपने चिकन पॉक्स के लिए लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन देनी है, सही है? इसके अलावा जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करना है, जो भी जिसको भी चिकन पॉक्स हुआ है उसको अपना आइसोलेट करना है ताकि उसकी सिक्रीशंस के थ्रू स्प्रेड ना करे, कम से कम कॉन्टैक्ट हो क्योंकि ओवर क्राउडेड जगह पे आपका जो चिकन पॉक्स है वो स्प्रेड होता है। तो आपने आइसोलेट करना है, अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है ताकि जो भी उन्होंने प्रिकॉशंस लेनी है वो ले लें। वैसे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता मगर जहाँ पे भी ऐसा होता है तो आपने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है, इट्स योर ड्यूटी। इसके अलावा डिसइंफेक्शन वगैरह फॉलो करनी है सब चीज़ें और आपने चिकन पॉक्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है। दिस वाज़ ऑल अबाउट चिकन पॉक्स। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। टिल दैट, थैंक यू।